देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस 15 जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। इसका कंसेप्ट पूरा कर लिया था, जिसमें इलास्ट्रेशन 1 किया था, 3, 5, 6 इस तरीके से किया था। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये एंड साइड से देखते हैं, यहाँ से क्या क्या बाकी है, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। तो इलास्ट्रेशंस में जो बाकी है वो पहले कर लेते हैं। तो 7 किया था हम लोगों ने, ठीक है। 7 किया था, 6, 5, 6, 7 ये हुआ था, ठीक है। तो 8, 9 बाकी है और आगे का कुछ बाकी, ठीक है। तो हम लोग इलास्ट्रेशन 9 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है, देखो, एन एम्प्लॉय रोशन हैज ज्वाइन ए कंपनी XYZ लिमिटेड इन द ईयर 2001। 2001 में जो है रोशन ने XYZ लिमिटेड कंपनी ज्वाइन किया था। द एनुअल emoluments of Roshan as decided is 1,14,90,210, ठीक है। तो इनका जो एनुअल मतलब सैलरी है वो कुछ इतना है। द कंपनी ऑल्सो हैज ए पॉलिसी ऑफ गिविंग ए लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अच्छा, यहाँ पर और एक कंडीशन भी बोला है, बोल रहा है कि कंपनी का एक पॉलिसी है कि कंपनी लमसम अमाउंट में पेमेंट करती है। कितना अमाउंट पेमेंट करती है? 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी। तो लास्ट जो एनुअल सैलरी ड्रॉ हुआ है उसका 25% जितना होगा उतना पूरा एक बार में पे कर देगी ऑफ द इम्प्लॉय। मतलब इम्प्लॉय का जो एनुअल सैलरी, लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी होगा उसका 25% इम्प्लॉय को दे देगी जब वो अपना ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट करेंगे। इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है? कम से कम 5 साल जो है काम करना पड़ेगा। मतलब सीधा बात यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना 5 साल का काम कंप्लीट करता है तो उसके लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी का 25% जो भी अमाउंट होगा वो लमसम अमाउंट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा एम्प्लॉय को। द सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इनका जो भी सैलरी है रोशन का, जिनका बात हो रहा है, इनका सैलरी जो है वो 10% पर एनम करके ग्रो कर रहा है, ठीक है। मतलब इनका सैलरी का जो पैटर्न है वो 10% पर एनम करके ग्रो करने वाला है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है? द कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीटेड द मिनिमम 5 year टर्म बिफोर रिटायरिंग। तो कंपनी ने पहले ही बोल दिया है रोशन को बिगिनिंग में ही कि ये मतलब कंपनी को ऐसे लग रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, रोशन के बारे में इनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट। तो इनको लग रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो 5 साल वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। तो इसका मतलब दस ही विल गेट 5 yearly इंक्रीमेंट। तो 5 साल में उनका सैलरी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है देखते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, फिर बोल रहा है वट इज द अमाउंट ऑफ कंपनी शुड चार्ज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। हर साल पीएल अकाउंट में कितना चार्ज करेगा एज कॉस्ट फॉर द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ऑब्लिगेशंस तो है क्योंकि कंपनी पहले ही बोल देता है 5 साल कंप्लीट करने से इतना करके पे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर कंपनी को कितना अमाउंट जो है वो पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द करेंट सर्विस कॉस्ट एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, ठीक है। तो यहाँ पर हमें और क्या कैलकुलेट करने बोला है? करेंट सर्विस कॉस्ट। करेंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है? लास्ट क्लास टर्म में लिखवाया था। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर, हर साल कितना करके इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा अगर डिस्काउंट रेट है 8%। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 8% का, कि 8% का प्रेजेंट वैल्यू इतना 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 है, ठीक है। मतलब 5 साल में, देखो 5 साल का ही हमें चाहिए ना। अच्छा, अब बस ये इतना दिया है, हमें कैलकुलेशन करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को ना एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि हमें एक्चुअली बोला क्या है, मतलब इसमें किस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है
इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो। हाँ, तो ईयर हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ईयर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 2001। 2001 में इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया, ठीक है। 5 साल काम करना पड़ेगा, तो फिर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर द एनुअल एमलमेंट्स का मतलब जो कि इन्हें मिलेगा, ठीक है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको भत्ता बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 14,90,210 ये मिलेगा, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो हैज ए पॉलिसी, इसके अलावा भी ये जो पॉलिसी है 25% करके मिलेगा लास्ट ड्रॉन सैलरी का। तो जो भी ये सैलरी अमाउंट ही हुआ, ठीक है, इसको हम लोग मतलब इन्होंने जो काम में ज्वाइन किया था तो एनुअल इतने सैलरी के हिसाब से ज्वाइन किया था, इसको हम लोग यहाँ पर सैलरी का अमाउंट ही ट्रीट कर सकते हैं। अब ये मेरा अगर 10% करके बढ़ेगा, ठीक है, तो 10% करके लास्ट ड्रॉन सैलरी फिर कितना होगा? 10% करके अगर बढ़ता जाएगा तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो स्टार्टिंग में था 14,90,210, ठीक है। तो 5 इयर्स में लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है वो कितना होगा? लास्ट ड्रॉन सैलरी ये कितना होगा? लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी आएगा, लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी, इसका 25% दिया जाएगा, ठीक है। तो 10% करके बढ़ेगा, तो +10%, 10%, 10%, 10%, ठीक है। अगर कोई चीज 10% करके बढ़ेगा तो ओरिजिनल का कितना हो जाएगा? ओरिजिनल का हम लोग बोल सकते हैं 110%। मतलब देखो, अगर किसी का सैलरी 100 रुपए है और उसका सैलरी 10% करके बढ़ता है, तो हम लोग ऐसे करके निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 110। और अगर हम लोग 100 पे 110% डायरेक्टली लगा देते हैं तो भी 110 मिल जाएगा। इस चीज का मतलब है कि मैंने ये ओरिजिनल वाला सैलरी प्लस इंक्रीमेंट को अलग से ऐड किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया? 100 और 10%, 110% से कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने टोटल इंक्रीज्ड अमाउंट ही निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये 110% करके हम लोग अगर करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 110% करके कितना बार करना है? 5 टाइम्स करना है। 5 इयर्स का हमारा जो है सर्विस पीरियड है, तो हम लोग इससे ये निकाल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड ड्रॉन एनुअल सैलरी कितना होगा, ठीक है। तो ये निकाल के देखो, 110% करके अगर हम लोग 12 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स करते हैं तो कितना आंसर आता है? तो यहाँ पर लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। कितना ऑब्लिगेशन बन रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी लास्ट ड्रॉन वाला। तो एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी 14,90,210, इसका 110% करके 5 टाइम्स करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक एक बार करके वो 10-10% ऐड करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि एक बार तो करना नहीं है ना, 5 बार करना है। तो 110, 110, 110 करके 5 टाइम्स अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मान लो 100 रुपए में 10% लगाते हैं तो ये मेरा आ जाता है 110, ठीक है। अब ऐसे करके अगर मेरा 5 बार में बढ़ेगा, ठीक है, हर बार अगर मेरा 10%, तो फिर नेक्स्ट ईयर का सैलरी फिर 110 पे बढ़ेगा, ठीक है। तो 110 पे हो जाएगा 110 +11, तो 1 1 हो गया, ठीक है। इसके जगह हम ऐसा कर सकते हैं 100 × 110% इंटू 110%, तो मेरा डायरेक्टली 121 आ जाएगा। चेक करके हम लोग देख सकते हैं, ये देखो कैलकुलेशन। तो ये आसान होगा ना।
क्योंकि इतना बड़ा डेटा, ये तो कोई 100 का डेटा है नहीं छोटा सा कि हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये देखो 100 इंटू 110% इंटू 110% करने से डायरेक्टली आ जाएगा 121। तो यहाँ पर हम लोग वही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐड वैड नहीं करके डायरेक्टली 110% करके 5 टाइम्स। 110% इंटू 110% 2 बार, इंटू 110% 3 बार, परसेंट 4 बार, 5 टाइम्स। तो इसमें आंसर आ रहा है 23,99,998। इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर ना अप्रोक्सीमेशन करके 24 लाख कर दिया है, 2 रुपए एड ऑन करके हम दिखाते हैं। ये देखो 2 रुपए एड ऑन करके, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो इसको अप्रोक्सीमेटली 24 लाख करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर 24 लाख अप्रोक्स। अच्छा, अब कितना दिया जाएगा? इस लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी का 25% दिया जाएगा। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना होगा? गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी हम 24 लाख लेके ही कर दे रहे हैं, आंसर मैच करने में आसान रहेगा क्योंकि इन्होंने भी वही 24 लाख लेके किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी, तो इसका 25%, ठीक है। और इनटू हम लोग का कितना हो जाएगा? इनटू 5। मतलब 25% करने से कितना आएगा? 25% करने से हम लोग का आ जाएगा, पहले 25% करके देखो कितना आ रहा है। 24 लाख का 25%, 5,99,000। मतलब अगर हम लोग इसका करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा डेटा लेके करेंगे तो 6 लाख तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो 6 लाख 6 लाख करके हर साल, क्योंकि 5 साल में हर साल ये होगा ना, लास्ट ड्रॉन जो एनुअल सैलरी होगा उनके सर्विस पीरियड का, उसका 25%। मतलब यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। हर बार जो है 6 लाख करके इनको जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो 5 साल में टोटल कितना हो जाएगा? तो इसीलिए 6 लाख इंटू 5, 30 लाख हर एनुअल लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी। तो इस साल का लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी, इस साल का, इस साल का, इस साल का, इस साल का, तो 5 ईयर्स का ये जो लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी है उसका 25% करके इन्हें मिलेगा। तो 5 ईयर्स में टोटल 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 लाख को हमें क्या करना है, क्योंकि हमें 6 लाख को हमेशा जो है क्या करना पड़ेगा, वो पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को हमें पीएल में चार्ज करना पड़ता है। तो अमाउंट ऑफ ₹6 लाख will be charged to PL, charged to PL account of company every year as cost of डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है तो फिर इम्प्लॉय को रखने का कॉस्ट, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि भाई हर साल आपके सैलरी का एनुअल ड्रॉन, लास्ट एनुअल ड्रॉन सैलरी का 25% आपको हम लोग देंगे, ठीक है, जब आपका ये रिटायरमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया है कंपनी लमसम में ये दे देगी, लेकिन अभी से तो उसे प्रोविजन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ है ना डिफाइंड, ये कहाँ लिखा हुआ था, ये रहा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन या फिर प्लान, ठीक है। जैसे कि रिटायरमेंट में कुछ अमाउंट देना, तो रिटायरमेंट में मुझे अगर देना है टोटल 30 लाख, तो मुझे अभी से हर साल कितना करना है, 6 लाख करके पीएल में उससे चार्ज करना है, यानी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो पहला आंसर आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट द करेंट सर्विस कॉस्ट, तो पहला आ गया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। फिर बोला है करेंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज
पर ईयर एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। ठीक है, तो हमें करेंट कॉस्ट बताना पड़ेगा और इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ करेंट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, करेंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा है। ठीक है, ये देखो मैंने डेफिनेशन लिखवा रखा है, करेंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है। यहाँ नहीं, प्रीवियस वाले पेज में है। करेंट सर्विस कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो हमारा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना है, 6 लाख, तो वो 6 लाख का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, कोई भी चीज का, कोई भी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। तो क्वेश्चन में मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ईयर, कॉलम बना के कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर, करेंट सर्विस कॉस्ट। तो ईयर है 5, 1 2 3 4 और 5। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ऑलवेज 6 लाख है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें बता दिया है 5 साल का, ये रहा 0.735, 0.794, 0.857926, 857, 0. लास्ट वाला 1 है। अच्छा, लास्ट वाला हम लोग का 1 है, तो ये 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपए, ये देखो जीरो, 1 रुपए का वैल्यू कितने परसेंट से, 8%। तो 8% का मतलब, 8% मतलब हम लोग 8/100 बोलेंगे ना, सीधा बात है, 8/100 मतलब 0.08। तो 0.08 से जो है डिस्काउंटिंग हो रहा है। ठीक है, 1 रुपया, तो फिर 1 रुपए का, ये इसको ऐसे हम लोग समझते जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 रुपए का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ मिलने वाले 1 रुपए का यहाँ का वैल्यू, यहाँ मिलने वाले 1 रुपए का यहाँ का वैल्यू, यहाँ मिलने वाले 1 रुपए का यहाँ का वैल्यू, और यहाँ मिलने वाले 1 रुपए का यहाँ का वैल्यू निकालना है। बाकी तुम लोग एफएम तो करते ही हो, पता होगा। ठीक है, तो कैसे करके निकालते हैं, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 6 लाख का इतने फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर जाए तो 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो 6 लाख इंटू 0.735, 4,41,000, 0.794 इंटू 6 लाख, 4,76,400, 6 लाख इंटू 0.857, 5,14,200, और 0.926 इंटू 6 लाख, 5,55,600, और ये हो जाएगा मेरा 6 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल के आ गया करेंट सर्विस कॉस्ट। करेंट सर्विस कॉस्ट का मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस ये वाला, प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिया था, बस हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हमें एक इंटरेस्ट भी बोला है जो कि हमारे पीएल में चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज्ड पर एनम। ईयर 1
3 4 5 ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट, करेंट सर्विस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि कितना इंटरेस्ट हमारा चार्ज होगा 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो ओपनिंग बैलेंस पहले तो हम लोग का होगा जीरो। अब ये जीरो होने का कंसेप्ट ये हो गया कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया ना, ये देखो 6 लाख का 5 इयर्स का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ एक 6 लाख, यहाँ 6 लाख, यहाँ 6 लाख, यहाँ 6 लाख, ठीक है, और यहाँ 6 लाख। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 0 to 1 मान लो इसे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। तो या ये जो है ये 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में तो मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग वाला मेरा जो है वो 0 ईयर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस तो कुछ होगा नहीं जिस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करें, ठीक है, कुछ कैरी फॉरवर्ड होके तो नहीं आ रहा है। तो फिर ओपनिंग बैलेंस हम लोग का पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में जीरो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी जीरो, जब कोई अमाउंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे लगेगा। लेकिन करेंट सर्विस कॉस्ट क्या हुआ, ईयर 1 कंप्लीट होने पे हम लोगों ने देखा कि 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर 1 ईयर बाद 6 लाख मिल रहा है मुझे 8% डिस्काउंटिंग रेट पे, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 4,41,000, ठीक है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ जाएगा, 4,41,000। अब ओपनिंग क्या हो जाएगा, यही वाला 4,41,000। अब इंटरेस्ट कितना करके लगेगा, 8%, एट द रेट ऑफ 8% करके डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो 4,41,000 पे अगर हम लोग 8% लगाते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 35,280। एक्चुअली ये हम लोग क्या निकाल रहे पता है, किस तरीके से ये जो मेरा अमाउंट है, क्योंकि देखो मुझे कितना मिलना चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय उन्हें 30 लाख मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब जो 5 इयर्स बाद मिलेगा। तो ये 5 इयर्स बाद 30 लाख कैसे हो रहा है, अगर 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा है तो किस तरीके से वो, मतलब ये लास्ट वाला आंसर मेरा कितना आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख, जब हम एम्प्लॉय को देंगे तो मेरे पास ये 30 लाख होना चाहिए। तो वो किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ पर करके दिखाना है, और वहां पर हमें इंटरेस्ट चार्ज पूछा है तो वो इंटरेस्ट चार्ज वाला कॉलम मेन हो जाएगा। अब देखो 4,41,000 और यहाँ पर हो गया 35,280। अब ईयर 2 में करेंट सर्विस कॉस्ट 4,76,400, ठीक है, तो 4,76,400। अब जो है मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 35,280 प्लस 4,76,400 प्लस 4,41,000, तो 9,52,680, ठीक है। फिर ओपनिंग क्या हो जाएगा, ये वाला 9,52,680, और इस पे डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट 8%, तो ये अमाउंट बन गया 76,214, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें ये अमाउंट जुड़ जाएगा, और हम लोग का जो करेंट वैल्यू है वो है 5,14,200, ये देखो 5,14,200, ठीक है। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बन गया, देखो पहले से मेरे पास 9,52,680 था, जिसपे इंटरेस्ट जुड़ जाएगा कितने का, 76,214, और करेंटली जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो एक 6 लाख का इतना हो रहा है, ठीक है, थर्ड ईयर के 6 लाख का इतना हो रहा है, तो ये हो गया 15,43,94, ये हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है 15,43,94। अब इस पे 8% फिर से इंटरेस्ट, तो 1,23,448, ठीक है, 1,23,448। और करेंट सर्विस कॉस्ट है हम लोग का फोर्थ ईयर का 5,55 है, ये 55 होगा, 5,55,600 प्लस 5,55,600 प्लस 15,43,94, 22,22,140, 1.5 हम लोग 2 कर सकते हैं इसे, तो फिर 22,22,142, इस पे 8%।
177 771, और जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो है हम लोग का 6 लाख। तो ये अमाउंट प्लस 6 लाख प्लस 142 तो 30 लाख से थोड़ा कम आ रहा है। कितना आ रहा है देखते हैं। 86 रुपीज कम आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो एडजस्ट करने का, तो हमेशा इंटरेस्ट कॉलम को हमें बढ़ा देना है, ठीक है। तो 86 से हम लोग इंटरेस्ट कॉलम को बढ़ा सकते हैं और नीचे नोट दे देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1777771। तो 177,856 हो रहा है, मतलब 8। तो इसको हम ऐसे स्टार दे के लिख देंगे, 177,858। तो चेक करते हैं अब मैच हो जा रहा है कि नहीं। 177,858 प्लस 6 लाख तो हो जाएगा 30 लाख, ठीक है। और ये हमें लिख देना है यहाँ पर नोट देके कि ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन ऐसा हुआ। तो ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन कैलकुलेशन, interest figure is adjusted accordingly। इंटरेस्ट फिगर हमारा एडजस्ट हो जाएगा, जैसा जरूरत पड़ेगा उस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट फिगर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो पैसा मतलब जमा करे, डिपॉजिट मतलब जमा करे, तो वो 30 लाख कैसे बना वही हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग जो 6 लाख आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन, जो 6 लाख का हमें प्रोविजन है, उसका जो आज का वैल्यू है वो है 4,41,000। तो हमारे पास पहले 4,41,000 का ही प्रोविजन बनेगा। उसके बाद हमारा ये इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लगा 8%। फिर उसके बाद वो करेंट सर्विस कॉस्ट जो है वो सब मिलके ये क्लोजिंग, इस तरीके से हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालते जाना है एक एक करके। और आफ्टर ऑल 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 30 लाख हमें दिखेगा, ठीक है। जो 30 लाख हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं कि हमारा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इतना है। अच्छा, अब इसके बाद इलास्ट्रेशन 8 इसमें आते हैं। ये वाला, तो इसमें बोला है कि रॉकस्टर लिमिटेड डिसकंटिन्यूज ए बिजनेस सेगमेंट। तो वो कर्टेलमेंट वाला पॉइंट हो गया कि बिजनेस सेगमेंट को ही बंद करना चाहता है अंडर द एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉइज यूनियन। तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह है उसके हिसाब से द एम्प्लॉइज ऑफ डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट, ठीक है। तो बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, अगर उनको काम से ही निकाल दिया जा रहा है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट तो है नहीं, वैसे ही कर्टेलमेंट कर रहे हैं, मतलब काट छाट कर रहे हैं। तो बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट बिकॉज एम्प्लॉइज विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर सर्विस रेंडर्ड बिफोर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। बोल रहा है यहाँ पर ये जो कर्टेलमेंट है, यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। बोल रहा है कि इम्प्लॉय जो है वो मतलब बोल रहा है कि इम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, मतलब आप काट छाट करके इम्प्लॉय निकाल दो वो बात अलग है, लेकिन उनको रिटायरमेंट तक हम लोगों ने काम पे नहीं रखा, लेकिन इतने दिन उन्होंने जो सर्विस दिया उसके लिए तो उन्हें कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, ये बात बोल रहा है। तो कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन, लेकिन कर्टेलमेंट हुआ है तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन तो जरूर कम होगा। जहां पर मुझे एक एम्प्लॉय के लिए जो भी अमाउंट जो है रखना था प्रोविजन करके, अगर इम्प्लॉय नहीं रहेगा तो नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर इम्प्लॉय कुछ डिमांड करेगा, क्लेम करेगा कि ठीक है आप मुझे पूरा बेनिफिट ना देके मैंने जितना दिन सर्विस किया उसका कुछ तो दे दीजिए, तो भी मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। For various reason including change in actuarial assumptions made before curtailment। फिर बोल रहा है if the benefits are determined based on the last pay drawn by employees the gross obligation reduces after curtailment because the last pay earlier assumed is no longer valid। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि
कर्टेलमेंट जो है वो रिड्यूस करेगा ग्रॉस ऑब्लिगेशन फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजन से ऑब्लिगेशंस मेरा कम हो जाएगा, इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुरियल एजम्पशन। तो एक्चुरियल एजम्पशन मतलब जो मेरा एक्चुअली में मतलब मुझे पे करना था उससे तो कम ही करना पड़ेगा, ठीक है, कर्टेलमेंट के कारण। तो इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन बाय एम्प्लॉय, द ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूस आफ्टर द कर्टेलमेंट बिकॉज द लास्ट पे अर्लियर एज्यूम्ड इज नो लॉन्गर वैलिड। बोल रहा है कि अगर बेनिफिट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है उसके बेसिस पे हम लोगों ने देने का बात किया था, तो बोल रहा है अगर ऐसा कोई एजम्पशन था, ऐसा कोई डिटरमाइन करने का अगर ऐसा कोई तरीका था, तो उसमें भी ग्रॉस ऑब्लिगेशन हमारा जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो उनको पे करना ही नहीं है ना। अगर लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हम लोग अगर उनको काम से निकाल रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो ये वाला चीज वैलिड नहीं होता है कि हमें क्या करना है, कर्टेलमेंट के बाद लास्ट पे लास्ट ड्रॉन सैलरी का तो बात आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है रॉकस्टर लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ unamortized service cost that relate to the part of the obligation at 18 10% of 180। अब 180 क्या है, ये नीचे दिया हुआ है, अनएमोटाइज्ड पास्ट कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट। Calculate the gain from curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of given information। बोल रहा है हमें गेन बताना है from curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet, इन द बैलेंस शीट ऑफ रॉकस्टर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पे। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में एक तो दिया हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट दिया हुआ है, अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट दिया हुआ है, कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600 विच इज 10% ऑफ ग्रॉस ऑब्लिगेशंस। तो ग्रॉस ऑब्लिगेशंस का जो भी है उसमें से 600 रुपए हमें कम देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कर्टेलमेंट। तो इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशंस जो है वो 6,000 रुपए था, बेस्ड ऑन करेंट एक्चुरियल एजम्पशन। तो जो करेंटली एजम्पशन चल रहा है उसके हिसाब से 6,000 था। तो 6,000 में से अगर 600 नहीं देना पड़ेगा तो ऑब्लिगेशंस कितने का हो जाएगा, 5,400 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5,400 का होगा। और हमारे पास प्लान एसिड भी है तो हम लोग वहां से पेमेंट कर सकते हैं, प्लान एसिड क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग वहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो प्लान एसिड है 5,100 का, ठीक है। और पास्ट सर्विस कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है जो कि 180 का हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये देखो, ये पूरा मैंने एक क्वेश्चन ही छोटा सा एग्जांपल दिखाया था जब मैंने प्लान एसिड बनाया था यहाँ पर। ये रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। ये देखो मुझे कितना देना है और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, मेरा जो प्लान एसेट बना हुआ है वहां से हम पेमेंट कर देंगे। और पास्ट सर्विस कॉस्ट अगर हम लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है, ठीक है। पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू अगर कुछ है तो उसका इम्पैक्ट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यही वाला हमें करके दिखाने के लिए बोला है। अच्छा, और कुछ अनएमोटाइज्ड अमाउंट है तो वो भी हमारा लेस हो जाएगा। तो देखो ये तो आसान है। यहाँ पर इलास्ट्रेशन लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड कर्टेलमेंट के बाद कितना लाइबिलिटी जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो हमें 6,000 देना था लेकिन 600 कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो
जो ऑब्लिगेशन है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 6,000 था, बट कर्टेलमेंट के वजह से 600 कम होके हो गया है 5,400। ठीक है। और इस ये पेमेंट करने के लिए हमारे पास फेयर वैल्यू जो है प्लान एसेट का 5,100 है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 5,100। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन 400 का आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमारा यहाँ पर अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का 180 का चेंज हुआ है। ठीक है, तो फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें 180 में भी ये देखो, 180 में भी 18 जो है अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट है, मतलब हम बताते हैं इसमें ये हो जाएगा मेरा अमाउंट कितना, देखो, अनएमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट 180 दिया हुआ है, लेकिन 18 क्या बोला है, देखो बोल रहा है रॉकस्टर लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट शेयर ऑफ अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस। ठीक है, वो 18 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अनएमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट जो 180 था वो और 18 से रिड्यूस हो जाएगा, होके ये आ जा रहा है हम लोग का 162। तो चेक करते हैं। 5,400 ऑब्लिगेशन हुआ, जिसमें से 5,100 जो है ये तो हमें अपना प्लान एसेट ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, 300, और जो प्रेजेंट वैल्यू में चेंजेस है वो 162 का है। तो फिर जो लाइबिलिटी बन रहा है वो 138 का बन रहा है, तो लाइबिलिटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कितना लाइबिलिटी दिखेगा वो बताया है। ठीक है, वो पूछा था तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो ये इस पे बेस्ड था। ये देखो, कर्टेलमेंट गेन कितना है वो भी निकालने बोला था ना, और लाइबिलिटी कितना है वो भी निकालने बोला था। क्वेश्चन में देखो दो चीज बोला है कि हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पर ये रहा, कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ रॉकस्टर लिमिटेड। ठीक है, तो कर्टेलमेंट गेन कैसे निकालते हैं, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन माइनस करना है अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब जो सर्विस कॉस्ट हम लोग एमोटाइज नहीं कर पाएंगे, लोगों को हटाने के बाद भी अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मुझे कुछ तो दे दीजिए, तो वो हम एमोटाइज नहीं कर पा रहे, तो वो मेरा हो गया अनएमोटाइज्ड अमाउंट। तो वो मुझे माइनस करके कर्टेलमेंट गेन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये जो है ये लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, और कर्टेलमेंट गेन हम लोग का 180 मतलब हो सकता था, बट हमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है अनअमोटाइज्ड अमाउंट कितना हो रहा है 162, मतलब इतना अमाउंट हम लोग अमोटाइज नहीं कर पा रहे, मतलब हम लोग 180 का गेन नहीं बोल पाएंगे, हम लोग का गेन फिर हो जाता है 118 का सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 162 तो अनएमोटाइज्ड हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे किया है, ये देखो गेन गेन हो जाता है 582। ठीक है, ये वाला 600 और 182, इसको अलग से निकाल सकते हैं। 600 - 18, ये मैंने यहाँ पर किया है 600। अच्छा, ये मैंने दिखाया नहीं है। ठीक है, ये मैंने ये डायरेक्टली लाइबिलिटी जितना होगा वो दिखा दिया है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो ये वाला कर्टेलमेंट गेन जो है वो दिखा देते हैं, ये तो लाइबिलिटी दिखाया, कर्टेलमेंट गेन भी दिखाते हैं। गेन ऑन कर्टेलमेंट, गेन ऑन कर्टेलमेंट, ये भी अलग से दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो लिखा हुआ है फॉर्मेट, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन। ग्रॉस ऑब्लिगेशन हम लोग का कितना कम हुआ है, तो ग्रॉस ऑब्लिगेशंस कितने से कम हुआ है, ग्रॉस ऑब्लिगेशंस जो है ये हम लोग का कम हुआ है 600 से कम हुआ है। ठीक है, तो हमें वही डेटा लेना है कि हमारा ग्रॉस ऑब्लिगेशन 600 से कम हो गया है, माइनस कर देना है अनएमोटाइज्ड सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन।
अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन। ठीक है, देखो फॉर्मूले में वही लिखा हुआ है। ठीक है, और फॉर्मूला तो लास्ट क्लास में बताया था। जो अनएमोटाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड, तो वो कितना है, वो है हम लोग का 18। ये देखो, ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है ना, estimates that the share of unamortized service cost that relate to the part of obligation, मतलब हमें 18 देना ही पड़ेगा। तो फिर जो अनएमोटाइज नहीं कर पा रहे उसका अमाउंट है 18। ठीक है, तो इसका मतलब गेन कितना हुआ, तो मेरा ऑब्लिगेशन कम हुआ था 600 से, मैंने जब कैलकुलेट किया, ठीक है, मुझे 600 कम देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि कुछ तो दे दीजिए, तो फिर हम हमें उन्हें 18 देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब गेन 600 नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। तो गेन ऑन कर्टेलमेंट 582 हो जाएगा। गेन ऑन कर्टेलमेंट हो गया 582। गेन ऑन कर्टेलमेंट, ठीक है। और जो लाइबिलिटी, मतलब कितना अब हमें फिर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम लोग का फिलहाल का जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है वो कितना बना, क्योंकि 6,000 में से 600 नहीं देना पड़ेगा ऐसा हमें जो है दिख रहा है, तो फिर 5,400 का लाइबिलिटी है, जिसमें से प्लान एसेट से 5,100 हमें मिल जाएगा, मतलब 300 हुआ। और अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, तो जो हमारा पास्ट सर्विस कॉस्ट है, पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब था कि प्रेजेंट वैल्यू में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसका अनएमोटाइज्ड अमाउंट लेना है, मतलब जो मुझे पे करना ही पड़ेगा, तो वो आ रहा है मेरा 162। कैसे, क्योंकि अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट था 180, पास्ट सर्विस कॉस्ट 180 था, लेकिन अभी उसमें से अनएमोटाइज्ड जो मुझे मतलब अनएमोटाइज्ड पोर्शन वो 18, वो तो मुझे देना पड़ेगा ना, तो फिर ये मेरा चेंज होके कितना हो जाएगा 162। अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट जो 180 था बिफोर कर्टेलमेंट, वो आफ्टर कर्टेलमेंट 162 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी फिर कितना जनरेट हो रहा है, मेरा लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, वैसे तो 300 हुआ था और ये एडजस्ट करने के बाद 138। ठीक है, तो ये देखो 138 रिड्यूस इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, इन्होंने डायरेक्टली 90% कर दिया है कि ग्रॉस ऑब्लिगेशंस जो है वो कितना हो रहा है, तो मैंने माइनस करके दिखाया। फेयर वैल्यू लेस करने से हमारे पास इतना अमाउंट है पे करने के लिए। ठीक है, और पास्ट सर्विस कॉस्ट जो है वो भी 10% से हमारा चेंज हो रहा है, तो इसीलिए 180 का सिर्फ 90% ही हमारा अनएमोटाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो 162 माइनस करके 132 आ जाएगा, या फिर 10% करके भी दिखा सकते हो जैसे मैंने दिखाया, मतलब 180 का 10% यानी 18, या फिर 180 का 90% करोगे, एक ही बात है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 8 जो है ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इलास्ट्रेशन 7 जो है ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ये वाला यहाँ पर इलास्ट्रेशन 765 ये सभी हो गया था। 4 जो है वो थियोरिटिकल था, बता देते हैं 4, और यहाँ पर 3 कर लिया था हम लोगों ने, 1 थियोरिटिकल था, मैंने वो बता दिया था, 2 बाकी है। ठीक है, तो 2 और 4 बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो 2 में क्या बोला है, वेदर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी का कोई जो रूल्स है वो इनफॉर्मल है, मतलब फॉर्मल रूल्स नहीं है, मतलब कुछ ऐसा डील नहीं, मतलब कभी एम्प्लॉय को ऐसा लिख के बोला नहीं गया है, मतलब कोई भी चीज है कि ओरली बोलो या उसका मतलब रिटर्न, तो दोनों में फर्क होता है ना, तो बोल रहा है इनफॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि कंपनी को ये अमाउंट उनको देना ही पड़ेगा, बट कंपनी देती है, जैसे कि मान लो पूजा का बोनस, ठीक है, तो वो बात कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट कंपनी देती है। ठीक है, तो इनफॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इस तरीके की चीजों से क्या होता है, एम्प्लॉय लोगों का एक
एक्सपेक्टेड पैटर्न जनरेट होता है कि हाँ भाई दिवाली आ रहा है या फिर कोई भी पूजा ओकेशन या जो जो भी चीज है, स्पेशल कुछ मैटर है तो हमें ये चीज मिल सकता है, क्योंकि कंपनी हर बार देती है तो इस बार भी देगी, ठीक है। ऐसा इम्प्लॉय सोच सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड पैटर्न जनरेट होता है। भले ही मेरा जो प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो कितना भी इनफॉर्मल क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर मेरा जो प्रैक्टिस है इनफॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन अगर उससे हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न जनरेट होता है तो कंपनी को प्रोविजन क्रिएट जरूर करना चाहिए। तो वेदर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिस, इसीलिए बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब इसका कोई शेड्यूल या स्ट्रक्चर नहीं है कि इस टाइम पे इस तरीके से दिया जाता है, इस चीज को बोलते हैं इनफॉर्मल प्रैक्टिस। देखो क्या बोला है, पैराग्राफ 3C ऑफ द स्टैंडर्ड डिफाइंस एम्प्लॉय बेनिफिट to include those informal practice that give rise to an obligation where the enterprise has no realistic alternative but to pay employee benefit, ठीक है। तो रियलिस्टिक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बट एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है। द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ ग्रांटिंग सच बेनिफिट, द एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड एंड द इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज इन द इवेंट such benefit is withdrawn should be considered in determining whether the informal practice gives rise to a benefit covered by the standard। मतलब बोल रहा है वही चीज, देखो जो मैंने बोला उसको यहाँ पर लिख के बताया है कि इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहले बताते समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एन एम्प्लॉयर हैज ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ए लम सम पेमेंट on occasion of a festival or regularly grants advances against informal benefits to employee, it would be necessary to provide for such benefit। बोल रहा है कि अगर मान लो किसी कंपनी का ऐसा कोई इनफॉर्मल प्रैक्टिस ही है कि वो एक लमसम अमाउंट देती है कोई ओकेशन फेस्टिवल आने से, या रेगुलरली ग्रांट या ग्रांट एडवांसेस करती है अगेंस्ट इनफॉर्मल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, मतलब कोई फॉर्मल तरीके से नहीं, ऐसे ही इट वुड बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर सच बेनिफिट। तो अगर कंपनी इस तरीके का कोई एक्टिविटी करती है तो उनको इसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए, यही बोला है। तो यहाँ पर देखो फिर से बता देते हैं, द स्टैंडर्ड डिफाइंस एम्प्लॉय बेनिफिट, स्टैंडर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट बोलता है टू इंक्लूड दोज इनफॉर्मल प्रैक्टिस, इसमें वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो जाएगा दैट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन, जिससे कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, वेयर द एंटरप्राइज हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो तब कंपनी को अगर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना एम्प्लॉय बेनिफिट पे करना पड़ेगा। द हिस्टोरिकल पैटर्न, मतलब अगर बहुत साल, जैसे मान लो 50 ईयर से ऐसा हो रहा है कि ये कंपनी दिवाली में बोनस देती है, तो फिर ये हिस्टोरिकल पैटर्न हो गया कि ठीक है इनफॉर्मल है बट हिस्टोरिकल पैटर्न है कि ऐसा होता है। हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ ग्रांटिंग सच बेनिफिट, द एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड, तब इंप्लॉय लोगों का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्रिएट होता है, एंड द इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज in the event such benefit is withdrawn should be considered in determining whether the informal practice give rise to a benefit covered by the standard। तो बोल रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड पैटर्न क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल पैटर्न, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप, इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट आएगा विद एम्प्लॉयज इन द इवेंट सच बेनिफिट इज विदड्रॉन, अगर ये बेनिफिट विदड्रॉन कर लिया जाता है तो उस रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आएगा। शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द इनफॉर्मल प्रैक्टिस गिव्स राइज, मतलब कितना हिस्टोरिकल है ये जो सिस्टम है इनफॉर्मल सिस्टम, तो अगर कंपनी नहीं देती है तो कैसा रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीजों को डिटरमाइन करके ही अगर इनफॉर्मल प्रैक्टिस है तो भी कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड कर देना चाहिए अपने एम्प्लॉय लोगों को, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। तो अगर जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे दिया कि अगर फेस्टिव में जो है बोनस देती है तो फिर उसे एम्प्लॉय लोगों को क्या करना पड़ेगा, सच बेनिफिट्स के लिए ये चाहे कितना ही इनफॉर्मल बेनिफिट्स क्यों ना हो उन्हें प्रोविजंस कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है केयरफुल जजमेंट शुड बी अप्लाइड इन असेसिंग वेदर एन ऑब्लिगेशन हैज अराइजन पर्टिकुलरली इन इंस्टेंसेस वेयर एन एंटरप्राइजेस प्रैक्टिस इज टू प्रोवाइड इंप्रूवमेंट्स only during the collective bargaining process and not during any formal practice, if the employer has not set a pattern of benefit that can be projected reliably, ये मेन पॉइंट है, ये बीच का छोड़ो। बोल रहा है कि द एम्प्लॉयर हैज नॉट सेट ए पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट प्रोवाइड करने का अगर कोई पैटर्न नहीं सेट हुआ है, कैन बी प्रोजेक्टेड रिलायबली टू गिव राइज टू ऑब्लिगेशन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड फॉर द बेनिफिट, अगर कोई हिस्टोरिकल पैटर्न जनरेट नहीं हुआ है तो फिर बोल रहा है कि कोई जरूरत नहीं है इस तरीके के बेनिफिट के लिए, मतलब ये ऑब्लिगेशन फिर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है।
अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, जैसे 50 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, ठीक है, तो दैट कैन बी प्रोजेक्टेड रिलायबली टू गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन। तो हमारा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं, वो हमें रिलायबली मेजर करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें मेजर करके लगता है कि ना इस तरीके का कोई पैटर्न जनरेट नहीं हुआ है, तो हमें इस बेनिफिट को प्रोवाइड करने का कोई रिक्वायरमेंट, जैसे एक कभी कभार दे देती है, जरूरी नहीं है कि हर बार देती है, तो फिर पैटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर हमें प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करने का या फिर ऑब्लिगेशंस को जो है पे ऑफ करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से बोला है। फिर बोल रहा है हाउएवर इफ द प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड बाय एन एम्प्लॉयर वाज दैट ए कंसिस्टेंट बेनिफिट ग्रांटेड आइदर एज ए पार्ट ऑफ यूनियन नेगोशिएशन और अदरवाइज दैट क्लियरली एस्टेब्लिश ए पैटर्न, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, फिक्स्ड रुपीज इंक्रीज, इट कुड बी कंक्लूडेड दैट एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एंड that those additional benefits should be included in the measurement of the benefit obligation। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा बोल रखा है, इतना नहीं, हमें मेन मेन पॉइंट बता देना है, ठीक है। मेन मेन पॉइंट यही है एक्चुअली में कि अगर हिस्टोरिकल पैटर्न जनरेट होता है, चाहे हम लोग जो बेनिफिट प्रोवाइड करें वो कितना भी इनफॉर्मल क्यों ना हो, तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट अगर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा उस ऑब्लिगेशंस को। जैसे एग्जांपल में ये चीज दे दो, ठीक है, पहला वाला पैरा ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट ऐड ऑन कर देना चाहिए कि अगर इम्प्लॉयर लोगों ने पैटर्न सेट किया है बेनिफिट्स का, तो दैट कैन बी प्रोजेक्टेड रिलायबली टू गिव राइज एन ऑब्लिगेशन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। अगर मतलब जो पैटर्न ऑफ बेनिफिट है उसका कोई रिलायबली मेजरमेंट नहीं है या फिर ऑब्लिगेशन उस तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा है, तो फिर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है, ठीक है, इतना कुछ बोलने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 2। यहाँ लिख देते हैं इलास्ट्रेशन 2। 3 तो हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था। 4। 4 नंबर, अच्छा इसके आगे एक एग्जाम्पल है, ये भी बता देते हैं, और एक एग्जाम्पल है वो बाद में बताएंगे। बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग प्लान रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू पे specified proportion of its net profit for the year to employees who serve throughout the year। बोल रहा है कि एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ऑर्गेनाइज किया है किसी एक एंटरप्राइज ने, एक अपने एम्प्लॉय के साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बनाया है, जिसके हिसाब से उनको क्या करना है, एक स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का अपने एम्प्लॉय को देना है जो पूरे साल भर काम करेंगे। इस तरीके का इन्होंने कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। इफ नो एम्प्लॉयज लिव ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी एक साल में नहीं छोड़ के जा रहे उस ऑर्गेनाइजेशन को, द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट फॉर द ईयर विल बी 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग का पेमेंट कितना कितना पोर्शन देना है, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। द एंटरप्राइज एस्टिमेटेड दैट स्टाफ टर्नओवर विल रिड्यूस द पेमेंट टू 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, बोल रहा है कि एंटरप्राइज ने ये एस्टिमेट किया है कि स्टाफ टर्नओवर हो रहा है, मतलब लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, और इस वजह से हमारा जो पेमेंट है वो रिड्यूस होके नेट प्रॉफिट का 2.5% आ गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंपनी को मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, बाकी ये तो एग्जांपल है तो आंसर इंक्लूडेड है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि फिर कंपनी को कितना लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जितना पे करना पड़ेगा। तो अगर इम्प्लॉय लोग चले गए हैं, मतलब टर्नओवर का मतलब मूवमेंट होता है, अगर इम्प्लॉय मूवमेंट हो गया है, इम्प्लॉय लोग अगर चले गए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और उस वजह से अगर हमारा लाइबिलिटी जो कि 3% ऑफ नेट प्रॉफिट था वो कम होकर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट हो गया है, तो फिर हमें 2.5% का ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जितना लाइबिलिटी हो रहा है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो होना चाहिए था अगर कोई इम्प्लॉय नहीं जाता है तो 3%, ठीक है, लेकिन इम्प्लॉय जाने की वजह से ये लाइबिलिटी 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो फिर 2.5% ही रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 4, इसमें बोल रहा है वेदर एन एंटाइटलमेंट टू अर्न
leave which can be carry forward to future period is a short term employee benefit और a long term employee benefit। बोल रहा है कि अगर कोई लीव है जो कि हमें मिलने वाला था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है फ्यूचर पीरियड के लिए, तो क्या ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंडर आएगा कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंडर आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरीके से नहीं होता है कि मेरा लीव, ये भी बहुत बड़ा है लेकिन हमें इतना कुछ नहीं बताना है, इतना कुछ कैसे बताएंगे, ठीक है। ये सब स्टोरी जैसा है, पढ़ के देख सकते हो, मेन मेन पॉइंट हमें लिखना है। तो देखो, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करने का तरीका ये नहीं होता है कि हमें हमारा लीव फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो लीव हमारे 12 मंथ्स के अंदर का होगा और 12 मंथ से ज्यादा का होने से लॉन्ग टर्म होता है। तो देखो पहले यही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड क्या डिफाइन कर रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट अदर देन टर्मिनेशन, ठीक है। शॉर्ट टर्म में टर्मिनेशन वाला नहीं आता है, क्योंकि देखो मैंने अलग अलग लिख के भी दिखा दिया था तुम लोग को। बेनिफिट्स में हमारा शॉर्ट टर्म आता है, लॉन्ग टर्म आता है, रिटायरमेंट आता है, ये देखो ये रहा शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन अलग ही होता है, ठीक है। टर्मिनेशन बेनिफिट विच फॉल ड्यू only within 12 months after the end of the period in which the employees render the relative service, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म का मतलब वो पीरियड होता है जो 12 मंथ्स के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी पीरियड जो एंड होगा उसके 12 मंथ्स के अंदर का जो डेटा होता है, मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। विच एम्प्लॉयज रेंडर द रिलेटेड सर्विस, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या इलास्ट्रेट करें, द टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट टू इंक्लूड शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस होता है, सच एज पेड एनुअल लीव। तो शॉर्ट टर्म में देखो मैंने यहाँ पर बोला भी था, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस में क्या आता है, ये देखो, ठीक है। जो है वो किस तरीके का आता है, बोल रहा है कि पेड एनुअल लीव वेयर द एब्सेंस आर एक्सपेक्टेड टू ऑकर विद इन 12 मंथ्स। तो मतलब 12 मंथ्स के अंदर कोई एब्सेंस ऑकर हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसे शॉर्ट टर्म मानेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉइज रेंडर्ड द रिलेटेड एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। मतलब सीधा बात है कि शॉर्ट टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, मेन पॉइंट क्या हो गया, शॉर्ट टर्म का मतलब fall due wholly within 12 months after the end of the period, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस मतलब ये वाला शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस वेयर द एब्सेंस आर एक्सपेक्टेड टू ऑकर विद इन। तो वो भी तब होगा, देखो शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट तभी होगा अगर वो 12 मंथ्स के अंदर का हो रहा है, आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं, पहले बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फिर बताएगा इसका आंसर। तो देखो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या बोल रहा है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड ने बोला है कि स्टैंडर्ड यूजेस फॉल्स ड्यू एज द बेसिस, मतलब ये बेस है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, फॉल्स ड्यू ऑफ द स्टैंडर्ड यूजेस एक्सपेक्टेड टू ऑकर एज द बेसिस टू इलास्ट्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस। ए रीडिंग ऑफ पैराग्राफ टुगेदर विथ पैराग्राफ 7.2, ये सब कुछ जरूरत नहीं लिखने का, वुड इम्प्लाई दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस शुड बी ओनली व्हेन एब्सेंस हैव फॉलन ड्यू एंड आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू ऑकर, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में ये दो कीवर्ड यूज किए गए हैं शॉर्ट टर्म को बताने के लिए, फॉल ड्यू और एक्सपेक्टेड टू ऑकर। तो इन अदर वर्ड्स वेयर एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अर्न लीव विच can be carry forward to future period, the benefit would be short term benefit provided the employee is entitled to either in cash or utilize the benefit during the 12 months after the end of the period when the employee become entitled to leave is also expected to utilize the leave। तो इसमें भी हमें इतना नहीं बोल के ये इतना कुछ ये वाला मेन पॉइंट है कि इन अदर वर्ड्स वेयर इंप्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अर्न लीव, अगर इंप्लॉय को लीव मिलने वाला है विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड, जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फ्यूचर पीरियड में, द बेनिफिट वुड बी ए शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो ऐसे बेनिफिट को हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट बोलते हैं, प्रोवाइडेड द इंप्लॉइज एंटाइटल्ड टू आइदर इन कैश, वो चाहे तो उस लीव को इन कैश करवा सकते हैं, और यूटिलाइज द बेनिफिट ड्यूरिंग द 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द period when the employees become entitled to leave and is also expected to utilize the leave, ठीक है। अच्छा अब लॉन्ग टर्म का देखो यहाँ पर क्या बोला है,
Where there are restrictions on encashment or availment, clearly the compensated absence has not fallen due and the benefit of compensated absence is more likely to be long term benefit. तो बोल रहा है कि अगर हम लोग जो लीव है उसको इन कैश नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, उसका कोई हमारे पास एविल करने का तरीका नहीं है, क्लियरली द कंपेंसेटेड एब्सेंस हैज नॉट फॉलन ड्यू एंड द बेनिफिट ऑफ कंपेंसेटेड एब्सेंस इज मोर लाइकली टू बी लॉन्ग टर्म, तब ये लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि वेयर एन एम्प्लॉय हैज 100 days ऑफ अर्न लीव विच इज एंटाइटल्ड टू एन अल्टीमेट carry forward but the rules of enterprise allow him to encash utilize only 30 days। मतलब एक एक एग्जांपल से इस बात को समझा रहा है कि अगर किसी को 100 दिन का छुट्टी दिया गया है, ठीक है, और क्या हुआ है, और विच ही इज एंटाइटल टू एन अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड, अच्छा अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट दिया गया है, बट द रूल्स ऑफ एंटरप्राइज अलाउ हिम टू इन कैश और यूटिलाइज ओनली 30 days ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 months। लेकिन बोल रहा है कि नेक्स्ट 12 months में सिर्फ 30 लीव ही वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 100 में से 30 लीव ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। द बेनिफिट वुड बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म। जब रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो फिर वो बोल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो in some situation where there is no restriction but the absence is not expected to wholly occur in the next 12 months, the benefit should be considered as long term, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा भी कुछ situations होता है जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस तरीके का कि भाई 30 days ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे, ठीक है, 30 days ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे। एक मिनट रुको, क्या ऑन हो गया, अरे बाबा, क्या ऑन हो गया। तो बोल रहा है कि 30 days जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन लग गया तो लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन होता है जहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट द एब्सेंस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू होली ऑकर इन द नेक्स्ट 12 months, द बेनिफिट शुड बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल वेर एन एम्प्लॉय हैज 400 days, इस बात को समझाने के लिए बोल रहा है कि 400 days कैरी फॉरवर्ड अर्न लीव एंड द पास्ट पैटर्न इंडिकेट्स दैट द एम्प्लॉयज आर अनलाइकली टू अवेल और in cash the entire carry forward during the next 12 months, the benefit would not be short term। मतलब किसी एम्प्लॉय को 400 दिन का जो है लीव दिया गया था, ठीक है, वेयर एन एम्प्लॉय हैज 400 days कैरी फॉरवर्ड अर्न लीव, तो ये 400 लीव उसे कैसे मिला है, कैरी फॉरवर्ड होके मिला, एंड द पास्ट पैटर्न, और इनका जो पास्ट पैटर्न है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द एम्प्लॉय आर अनलाइकली टू अवेल और इनकैश द एंटायर कैरी, जितना कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो पूरा कैरी फॉरवर्ड लीव को वो मतलब यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये देखा जा रहा है इनके पास्ट रिकॉर्ड से। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 months, मतलब अगले 12 months में ये पूरे 400 का जो है अवेल नहीं कर पाएंगे, द बेनिफिट वुड नॉट बी शॉर्ट टर्म, तब भी ये बेनिफिट जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं माना जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन लगने से नहीं माना जाता है और कुछ स्पेशल पॉइंट्स के वजह से भी नहीं माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि द categorization in short term और long term employee benefit should be done on the basis of overall behavioral pattern। ऐसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग टर्म है, ओवरऑल जो बिहेवियरल पैटर्न है ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग नहीं बोल सकते ये शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग टर्म है, तो जो बिहेवियरल पैटर्न है ओवरऑल बहुत सारी चीजों को देख के ही हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, जिसमें से ये पॉइंट देखो बोल रहा है it is necessary to consider the earned leave which falls due the pattern of the actual utilization encashment by employees, although reflective of the behavioral pattern of employees does determine the status of the benefit। ये पॉइंट ऑब्वियसली बोलना है, ठीक है, बीच का तो स्टोरी एग्जांपल से हमें बता रखा है। तो बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द earned leave which falls due the pattern of एक्चुअल यूटिलाइजेशन, जो लीव हमें मिला हम लोग उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं या इनकैश कर रहे हैं, मतलब इम्प्लॉय कैसे इनकैश या यूटिलाइज कर रहा है, ऑल द रिफ्लेक्टिव ऑफ द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द एम्प्लॉयज, जो हमें एम्प्लॉय, और उसमें ये भी देखना है कि एम्प्लॉय का उस मतलब लीव का यूज का पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, डज डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ बेनिफिट, तो हमें पता चलेगा कि ये जो बेनिफिट है उनके लिए शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, दैट इज वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। द वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट शुड बी डिटरमाइंड विदाउट डिस्काउंटिंग and if the benefit is determined as long term it would be recognized and measured as other long term benefit in accordance
अकॉर्डेंस विथ पैरा, पैरा बोलने का जरूरत नहीं, इतना बोलोगे तो चलेगा। तो वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है वो डिटरमाइन कैसे होगा, विदाउट डिस्काउंटिंग, एंड इफ द बेनिफिट मतलब उसमें डिस्काउंटिंग नहीं होगा, एंड इफ द बेनिफिट इज डिटरमाइंड एज लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म है इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है। तो बिहेवियरियल पैटर्न जो है, ये लैंग्वेज, ये कीवर्ड्स याद रखो, ये सब लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बोला है ना कि बिहेवियरियल पैटर्न पे डिपेंड करता है, इन कैश या हुआ ना हुआ उस पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब हमेशा वैसा नहीं होता है, तो उसका ये दो एग्जाम्पल है ये समझने के लिए, ये नहीं भी लिखोगे इस आंसर में तो चलेगा। आंसर में हमारा ये लास्ट का दो पैरा और स्टार्टिंग का पैरा ही मेन है। जैसे यहाँ पर बोला था ना कि एक एम्प्लॉय को 100 दिन का छुट्टी मिला, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसको पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, बट जो एंटरप्राइज है उसका रूल्स है कि वो सिर्फ 30 ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो फिर ये बन गया मेरा लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर नीचे ना वही बोला है कि लॉन्ग टर्म होने का क्या क्या रीजन है, कि रेस्ट्रिक्शन लग जाना, या फिर इंप्लॉय का जो बिहेवियरियल पैटर्न है अपने लीव को लेके, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला, जैसे कि किसी इंप्लॉय को यहाँ पर ये देखो, एन एम्प्लॉयज 400 डेज कैरी फॉरवर्ड अर्न लीव एंड द पास्ट पैटर्न इंडिकेट्स, तो उन्हें 400 कैरी फॉरवर्ड लीव मिल चुका है, बट ये पास्ट पैटर्न से पता चल रहा है कि ये इंप्लॉय इसे इनकैश नहीं कर पाएगा 12 मंथ्स के अंदर। तो फिर वो 12 मंथ्स के अंदर अगर नहीं इनकैश कर पाया, तो 12 मंथ्स ही तो हमारे शॉर्ट टर्म का मतलब मेन पॉइंट होता है कि 12 मंथ्स के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं कर पाया तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का जो है शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। तो उस बात को बताया, फिर ये मेन पॉइंट इसको इन जनरल तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 हो गया। अच्छा, 5 हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था। 6 भी हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था, 6 और हाँ 7, ठीक है। 8 आज किया, और 7 जैसा ही एक सेम क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, और उसके बाद एमसीक्यू, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 8th नंबर वाला है, 7th नंबर, 7, 8 और 9, जिसमें से आई थिंक एक किया हुआ है हम लोग का, देख लेते हैं। 7 वाला बोल रहा है कि ए कंपनी हैज अ स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉयज, तो कंपनी का एक स्कीम है जिसके हिसाब से, कंपनी का एक स्कीम है जिसके हिसाब से क्या करना है, फॉर पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉय, रिटायरिंग एम्प्लॉय को पेमेंट करना है। अंडर द स्कीम रिटायरिंग एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू रिम्बर्समेंट ऑफ सर्टेन ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर क्लास, दे आर एंटाइटल्ड टू एज पर कंपनी रूल्स एंड टू ए लमसम पेमेंट टू कवर एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड स्टे ड्यूरिंग द ट्रैवल। अच्छा, तो क्या है स्कीम, बोल रहा है अंडर द स्कीम रिटायरिंग एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड, जो रिटायर कर जाएंगे उनको क्या दिया जाएगा, रिम्बर्स किया जाएगा कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर क्लास, मतलब जो भी जिस तरीके के ट्रैवल के लिए ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, तो उस तरीके के क्लास ऑफ ट्रैवल के लिए पे किया जाएगा, मतलब जिस ट्रैवलिंग के लिए बात हुआ है उसी ट्रैवलिंग के लिए कंपेंसेशन मिलेगा। दे आर एंटाइटल्ड टू एज पर कंपनी रूल एंड टू लमसम पेमेंट मिलेगा टू कवर एक्सपेंसेस ऑन फूड, फूड वगैरह रहने के लिए ट्रैवल के ड्यूरिंग, तो ये भी पेमेंट कर देगा कंपनी। ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉय कैन क्लेम ए लमसम अमाउंट इक्वल टू 1 मंथ पे लास्ट ड्रॉन, या फिर एम्प्लॉय क्या कर सकता है, बोल रहा है या तो ये सब जो है फूड स्टे ये सब एक्सपेंसेस लमसम अमाउंट में ले सकता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो कैटेगरी में बिलोंग करेगा, या फिर एम्प्लॉयज कैन क्लेम ए लमसम अमाउंट, एम्प्लॉय एक लमसम अमाउंट क्लेम कर सकता है जो कि उसके लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी के बराबर होगा। अब बोल रहा है द कंपनीज, द कंपनीज कंटेंशंस इन दिस मैटर, इस मैटर में क्या बोल रहे हैं, सेटलमेंट अलाउंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉयज एलिजिबिलिटी अंडर द ट्रैवल रूल्स, ठीक है। तो ये कितने दिन काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये अलाउंस नहीं दिया जाता है, ये डिपेंड करता है कि इनका ट्रैवल रूल्स के एलिजिबिलिटी के अंदर अगर ये आते हैं तो फिर इनको दिया जाएगा। और वेयर ऑप्शन फॉर लमसम पेमेंट इज एक्सरसाइज इक्वल टू द लास्ट पे ड्रॉन, तो बोल रहा है कि किस तरीके से ये अलाउंस दिया जाएगा, बोल रहा है कि कितना टाइम काम किया उससे, उस
के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रेस्ट्रिक्टेड इस तरीके से है कि अगर ट्रैवल रूल्स का जो स्कीम बना हुआ है उसके अंदर इम्प्लॉय एलिजिबल हो रहा है तो वो मिलेगा, अदरवाइज लमसम अमाउंट का पेमेंट मिल जाएगा जो कि उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी से इक्वल होगा, सैलरी के साथ। सिंस इट इज नॉट रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय, इट इज अकाउंटेड फॉर ऑन क्लेम बेसिस। बोल रहा है कि क्योंकि सर्विस के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बोल रहे हैं क्लेम बेसिस, मतलब जब इंप्लॉय को देना पड़ेगा तब हम लोग उसका अकाउंटिंग करेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे। स्टेट वेदर द कंटेंशन ऑफ द कंपनी आर करेक्ट एज पर रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो नहीं, देखो करेक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यही बोल रहा है कि आप अपने जो भी कॉस्ट होता है इंप्लॉय को रखने का जिस भी तरीके का, उसको आप एस्टिमेट करके प्रोविजन करते जाओ हर साल, ठीक है। तो फिर ऐसा हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि क्योंकि ये इम्प्लॉय के सर्विस लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब इम्प्लॉय मांगेगा तब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर सेवेंथ का आंसर दिया हुआ है, ये लास्ट पॉइंट दिखा रहे हैं, देखो जैसे, अच्छा पहले यहाँ से ही बता देते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट केस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम अंडर पैरा, मतलब ये डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के अंदर आ रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट का। द सेड पैरा encompasses cases where payment promised to be made to employee at or near retirement present significant difficulties in the determination of periodic charges to settle statement of profit and loss, ठीक है। हमें इतना कुछ बोलने का जरूरत नहीं, इतना टफ टफ करके, ठीक है। तो हम लोग सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट केस है ये हमारा डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कहाँ चला गया, द कंटेंशन ऑफ द कंपनी दैट द सेटलमेंट अलाउंस विल बी अकाउंटेड फॉर ऑन क्लेम बेसिस इज नॉट करेक्ट। ये मेन पॉइंट है कि क्लेम बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे, ये गलत है। इवन इफ कंपनीज ऑब्लिगेशन अंडर द स्कीम इज अनसर्टेन, क्योंकि कंपनी को पता नहीं है कि कितना ऑब्लिगेशंस होगा, क्योंकि मतलब देखो ऑब्लिगेशंस तो हमें खुद, देखो प्रोविजंस तो पता होता ही नहीं है ना, कोई भी चीज का प्रोविजन बनाओ, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर बनाते हो, बैड एंड डाउटफुल डेट, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते, कहाँ हमें पता होता है कि हमारा डेटर कितना पैसा हमें नहीं देगा, कोई गारंटी थोड़ी है, जितना हम लोग लिख रहे हैं उतना ही होगा, उससे कम ज्यादा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर भी भले ही हमें ना पता हो, हमारे लिए ये ऑब्लिगेशन अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशन अनसर्टेन होता है, कुछ सर्टेन भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अपने इंप्लॉय को बोला 25 साल बाद इतना देंगे, तो सर्टेन होता है ना, अमाउंट एटलीस्ट सर्टेन होता है। अब इंप्लॉय वो कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसे अमाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर ये अनसर्टेन है, क्योंकि बोल रहा है ना कि ट्रैवल स्कीम में आएगा, फिर देखा जाएगा कि ट्रैवल स्कीम के हिसाब से देना है या फिर उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्योंकि अंडर द स्कीम इज अनसर्टेन एंड रिक्वायर्स एस्टिमेशन, तो बोल रहा है इन, ये क्यों बोल रहा है कि हम लोग अकाउंटिंग क्लेम बेसिस पे करेंगे, तो इनका कहना है क्योंकि ये स्कीम अनसर्टेन है और एस्टिमेशन जरूरत है। तो इन एस्टिमेटिंग द ऑब्लिगेशन assumption may need to be made regarding future conditions and event which are largely outside the company's control। तो बोल रहा है कि एस्टिमेट करना इस ऑब्लिगेशंस को, तो बोल रहा है एजम्पशन करना पड़ेगा, मे बी नीड may need to be made regarding future conditions and events। तो फ्यूचर में कौन कैसे ट्रैवल कर रहा है उसके हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा, तो हमें तो पता नहीं है कौन कैसे कब ट्रैवल करेगा, कौन से क्लास ऑफ ट्रैवल के अंदर हमें पे करना पड़ेगा। तो बोल रहे कि हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो कंपनी के कंट्रोल के बाहर है कौन किस तरीके से ट्रैवल करेगा, तो हम लोग इसका अकाउंटिंग तब करेंगे जब क्लेम आएगा। द सेटलमेंट अलाउंस पेबल बाय द कंपनी इज अ डिफाइंड रिटायरमेंट बेनिफिट। और यहाँ पर बोल रहा है ए प्रोविजन शुड बी मेड, तो बोल रहा है ये देखो जो मैंने बोला कि प्रोविजन हमेशा बनाना चाहिए इन द अकाउंट्स फॉर द accruing liability on account of settlement balance, the amount of provision should be calculated according to actuarial valuation, ठीक है। तो हमें actuarial basis पे वैल्यू करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो प्रोविजंस जो है वो हर साल बनाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फॉर द एक्रूइंग लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी हमारा एक्रू होगा फ्यूचर में ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस, वो अलाउंस का नाम इन्होंने दिया ना, सेटलमेंट अलाउंस। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एक्चुरियल वैल्यूएशन। तो प्रोविजंस का अमाउंट जो है वो वैल्यूएशन एक्चुरी करके देगा, उसके हिसाब से हमें कर लेना है। where however the amount of provisions or determine is not material, अगर वो अमाउंट बहुत ज्यादा मेटेरियल नहीं है, the company can follow some other method of accounting for settlement allowance। अगर मान लो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, इमेटेरियल होगा फिर ठीक है, मेटेरियल नहीं है तो फिर कंपनी को किसी और तरीके से उस सेटलमेंट अलाउंस को क्या करना पड़ेगा,
कोई अलग मेथड सोचना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, वो कंपनी कर सकता है अगर कंपनी को लगता है ये चीज मेरे लिए उतना मेटेरियल फैक्ट नहीं है। अमाउंट, ठीक है, वो अमाउंट मेरे लिए उतना मेटेरियल नहीं है जो अमाउंट का कंपेंसेशन मुझे देना पड़ सकता है। अब 8th नंबर में देखो क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड, कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में किया हुआ है कि रिटर्न हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर दिया है, तो रिटर्न वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला किया था, ये वाला एक्चुअल रिटर्न, ये दिख रहा है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोला है कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इतना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इतना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे दिया है, बस हमें बताना है कि रिटर्न कितना मिला। तो देखो, तो ओपनिंग का फेयर वैल्यू का यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान एसेट का डिफरेंस ही हमारा रिटर्न बताता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 31 मार्च X1 8 लाख, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आया तो ऐड हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आने से इनवर्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है 2 लाख 80, तो फिर ये वैल्यू बढ़ेगा, तो फिर टोटल प्लान एसेट का वैल्यू होना चाहिए 10,80,000, बट प्लान एसेट का वैल्यू दिख रहा है, अच्छा इसमें से बेनिफिट पे भी हुआ है क्या, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर 8 लाख, ओपनिंग फेयर मार्केट वैल्यू है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इतना, और नहीं, हाँ ये बेनिफिट पेड 2 लाख ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेस कर देते हैं बेनिफिट पेड, तो 10,80,000 में से 2 लाख पे हो रहा है, तो बच रहा है कितना, 8,80,000 बचना चाहिए, बट इनका क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है 11,40,000, तो इसका मतलब और तो कुछ है नहीं, तो 11,40,000 का जो है बैलेंस बोल रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस ही हमें रिटर्न बताएगा। तो फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2002, और फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2002 जो कि हमें गिवन है 11,40,000, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 2,60,000, 2,60,000 आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल रिटर्न, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वही मेरा एक्चुअल रिटर्न है। मेरा प्लान एसेट में इतना पैसा पड़ा हुआ था, इतना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आया, इतना उसमें से अमाउंट आउट हो गया, बेनिफिट पे कर दिया, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट इतना होना चाहिए, बट इतना दिखा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उससे रिटर्न ये वाला है, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन 9 इधर कर देते, गलती से ऊपर जगह छूट गया है। अच्छा, ये 9 वाला देखते हैं क्या बोला है, बोल रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑफ अनुपम लिमिटेड 2 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान एज ऑन 1 अप्रैल, ऑन 30 सितंबर द प्लान पेड आउट बेनिफिट 25,000, तो 2 लाख था जिसमें से 25,000 जो है पे हो गया है, ठीक है, और 30 सितंबर, अच्छा, एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन 55,000, मतलब 55,000 ऐड हो जाएगा, और जो चला गया है 25,000 वो हम लोग का लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑन 31 मार्च 2002 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो है वो 3 लाख दिख रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन द मार्केट स्टडीज, तो कंपनी ने जो देखा उसके हिसाब से उनका रिटर्न आ रहा है 10.25%, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न, तो एक्चुअल रिटर्न तो हम लोग निकाल लेंगे, अभी जैसे निकाला उसी हिसाब से एक्चुअल रिटर्न निकल जाएगा, तो एक्चुअल रिटर्न निकाल लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली शॉर्ट में कर देते और उतना नहीं लिख रहे, एक्चुअल रिटर्न कितना होगा
2 लाख था हमारे पास ओपनिंग में, तुम लोग ये स्टेटमेंट तरीके से ही करके दिखाना, अभी जैसे नीचे वाला करके दिखाया। तो 2 लाख था और उसमें से बेनिफिट पे हुआ है 25,000 और कंट्रीब्यूशन आया है 55, तो नेट हो जाता है 30। तो 2,30,000, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न हो गया 2 लाख, सॉरी 2,30,000, ये मेरा होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, ये होना चाहिए वैल्यू एज ऑन, कौन सा डेट होगा, एज ऑन ये होना चाहिए 31 मार्च, ये 31 मार्च का होना चाहिए। और इनके हिसाब से 1 अप्रैल द कंपनी ऑन 31 मार्च फेयर वैल्यू 3 लाख, 31 मार्च 2002, ये हमारे हिसाब से वैल्यू निकल के आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर, ठीक है। और गिवन जो है इसी सेम डेट पे गिवन वाला वैल्यू जो है वो है हम लोग का 3 लाख, तो रिटर्न कितना हो जाएगा, तो मैंने ये थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, तो रिटर्न हो गया मेरा 70,000, ये मेरा रिटर्न हो जाएगा एक्चुअल रिटर्न। लेकिन इसको इस तरीके से लिखना है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान ऐसे 2 लाख लिखना है, ठीक है। फिर लेस कर देंगे बेनिफिट पे 25,000, फिर कंट्रीब्यूशन इनवर्ट कंट्रीब्यूशन 55,000, फिर आ जाएगा 2,30,000 और वो लिख के, और जो रिटर्न जो गिवन वैल्यू है वो माइनस करने से रिटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा, तो ये 2 लाख जो है, ये सेम हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन किया था, मैंने बोला था कि सिंपल कंपाउंड दोनों तरीके से किया जा सकता है, तो हम सिंपल से ही करके दिखा दे रहे हैं। 2 लाख जो है ये 1 अप्रैल 2001 को था, ठीक है। तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट का रेट हमें बता दिया है 10.25% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो 10.25%। और पहला बार इसमें चेंजेस कब आया है, 30 सितंबर को पे आउट हुआ है, 30 सितंबर तक 2 लाख ही था, तो अप्रैल से 30 सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, 2 लाख में से फिर यहाँ पर हमारा रिटर्न रिटर्न इंक्लूड होके हम लोग का 2 लाख कितना हो जाएगा, ये वाला 2 लाख से 25 पे आउट हो गया, बाकी 6 मंथ्स में ये कंडीशन है, तो और 55,000 एड ऑन हुआ, तो उसके बाद से 30 सितंबर के बाद से जो अमाउंट है वो बन रहा है मेरा 2,30,000, 30 सितंबर से जो अमाउंट मेरा बन रहा है 2,30,000, और ये 31 मार्च तक जाएगा, तो इसमें भी मेरा 6%, सॉरी 6 मंथ्स का जो है कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 लाख into 10.25% divided by 2, 10,250, 2,30,000 into 10.25% divided by 2, 11,787, 787.50 plus 10,250, 22,037.5, तो ये मेरा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न का अमाउंट, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कंपाउंड इंटरेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग का उस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इनके हिसाब से कितना आया हुआ है एक्चुअल रिटर्न, ये तो मैंने निकाला है 70,000, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इनका आया है 22,000, तो 20,500 और 1,500, ठीक है। तो 20,500 और 1,500 कैसे है वो हम बता देते हैं, इन्होंने 2 लाख पे 10.25% करके पूरे साल का कर दिया, ठीक है। और जो हम लोग का 30,000 का रिटर्न है उस पे, जैसे मैंने 2 लाख फिर 2,30,000 पे दिखाया 6 6 मंथ्स करके, तो इन्होंने बोला पूरे 2 लाख पे कर देंगे, क्योंकि 2 लाख तो सारे साल हमारे साथ था, और एक्स्ट्रा हमारा जो 30,000 रिटर्न जनरेट हुआ 6 मंथ्स के लिए, तो 30,000 इंटू 6/12 इंटू 10 पॉइंट, ये देखो 30,000 इंटू 10.25% डिवाइडेड बाई 2, लेकिन जैसा भी करो दोनों ही हम लोग का सही आएगा, ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने, अच्छा ये 10 पॉइंट लेकिन नहीं लगेगा अगर 6 मंथ्स होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग तरीके से किया जा रहा है, तो ये परसेंटेज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इंटू 30,000, इंटू 30,000, 1,537 फिर भी आ रहा है, रिटर्न ऑन नेट गेन 30,000 ड्यूरिंग द ईयर हेल्ड 6 मंथ्स 5% इक्विवेलेंट टू, अच्छा 10.25 को इन्होंने डायरेक्टली 5% कर लिया, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करने से कंपाउंडिंग में 5.125 आ रहा है, तो इन्होंने 1 to 5 को इग्नोर करके 30,000 पे सीधा
5% लगा दिया है, ठीक है, इस वजह से 1500 आ रहा है। तब इन्होंने अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेशन किया है। तो तुम लोग चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि 2 लाख पूरे साल का, और जो रिटर्न है उस पे जितना टाइम पीरियड होगा, तो अगर 6 मंथ्स हो रहा है तो फिर कंपाउंडिंग भी कैसे होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट माना जा रहा है, तो फिर 10.25, या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो 10.25 इंटू 6/12, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके साथ आंसर मैच नहीं होगा, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करने से 5% मान ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आ रहा है 5.125, तो इसीलिए ये 1500 आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर करेंगे तो 10.25/2 करेंगे तो हमारा 5.125 आएगा वो लेने से, लेकिन फिर ये नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से लिया हुआ है, तो तुम लोग चाहो तो वैसे इग्नोर करके ले सकते हो जैसा यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हो गया। अब जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो पहले बोल रहा है ग्रेचुइटी एंड पेंशन वुड बी एन वुड बी एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेचुइटी और पेंशन जो है वो कैसे बेनिफिट का एग्जाम्पल है। तो ग्रेचुइटी और पेंशन जो है वो तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो फिर इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर बोल रहा है नॉन एक्यूमुलेटिंग कंपेंसेटिंग एब्सेंस इज कॉमनली रेफर्ड टू एस। बोल रहा है कि अगर कोई कंपेंसेशन है जो कि नॉन एक्यूमुलेटिंग है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्न लीव, सीक लीव, कैजुअल लीव, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक लीव तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिर ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी चला गया, और ये दो बच रहा है अर्नड और कैजुअल। तो नॉन एक्यूमुलेटिंग है, मतलब अगर हम लोग उसे एवेल नहीं करते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो फिर उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे कैजुअल लीव, ठीक है। इस तरीके के लीव को कैजुअल लीव बोला जाता है। फिर बोल रहा है द प्लान्स दैट आर एस्टेब्लिश बाय लेगिस्लेशंस टू कवर ऑल एंटरप्राइज एंड आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। बोल रहा है ऐसा कोई प्लान जो कि लॉ के हिसाब से सभी एंटरप्राइज को कवर करना है और वो ऑपरेट गवर्नमेंट करेगा, तो उस प्लान को क्या बोल सकते हैं नाम, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, स्टेट प्लान, इंश्योर्ड बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। तो देखो क्योंकि बोल रहा है कि गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करेगा, तो फिर स्टेट प्लान, क्योंकि गवर्नमेंट दो स्टेट होता है और जो है हम लोग का सेंट्रल होता है, तो फिर स्टेट प्लान बोल रहा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि 3 का आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में बोला है बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज रेफर्ड टू एज। बोल रहा है कि बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का जो कॉस्ट है उसको बेस्ट एस्टिमेट करने का तरीका क्या है, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उससे, एक्चुरियल एजम्पशन, कॉस्ट टू कंपनी, इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, किससे पता करना चाहिए, तो ऑब्वियसली एक्चुरियल एजम्पशन। एक्चुरियल एजम मतलब एक्चुरी जो है वो हमें एज्यूम करके बता सकता है कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक्चुरियल गेन और लॉस, ये हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज थ्रू रिजर्व, रिजर्व के थ्रू से करेंगे, चार्ज ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, चार्ज इमीडिएटली टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डू नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो अलग से लिखवाया ही हुआ है, सी पॉइंट होगा, चार्ज इमीडिएटली टू पीएल, पीएल में इमीडिएटली ये हमें चार्ज कर देना चाहिए। ये देखो रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन द सेम ईयर, तो इसका मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली सेम ईयर मतलब तो इमीडिएटली हो गया ना, तो इमीडिएटली ये हमें रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए पीएल में, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया और तो इसमें कुछ बाकी है नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है नया ए स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया जो भी क्वेश्चन इसमें था।